इसके लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, और उसके अलावा जो है वो मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग को पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है। तो ये स्टेट्स का चेंज करने के लिए हम लोगों को जो होता है वो मेनली दो फैक्टर्स की जरूरत होती है, एक टेम्परेचर है और दूसरा प्रेशर है। टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर प्रेशर को चेंज करके, प्रेशर अप्लाई करके या फिर कम करके हम लोग स्टेट्स में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दो फैक्टर्स है जिसकी मदद से हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये है फ्यूजन या मेल्टिंग, ये वैसा प्रोसेस होता है इसमें सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन जस्ट इसका उल्टा, लिक्विड टू सॉलिड में अगर चेंज होता है तो वैसे केस में उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो फ्यूजन या मेल्टिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को हमको राइज करना पड़ेगा, तो वो सॉलिड्स टू लिक्विड में चेंज होगा। सॉलिडिफिकेशन अगर करना है तो हमको जस्ट उल्टा, लिक्विड को अगर हमको सॉलिड में बदलना है तो हमको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में हम लोग आइस को हम लोग जमाते हैं, उसमें हम लोग वाटर रखते हैं तो वो टेम्परेचर कम पे क्या करता है, उसको आइस में चेंज कर देता है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लोग लिक्विड टू सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये लिक्विड टू गैस में चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे लिक्विड टू वेपर, जो वाटर साइकिल में हम लोग देखते हैं कि लिक्विड टू वेपर, वाटर टू वेपर में चेंज होता है, तो वो इवेपोरेशन में आता है। ठीक है, और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन उसका जस्ट उल्टा, वेपर या गैस टू लिक्विड। तो इवेपोरेशन करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, और वही कंडेंसेशन करने के लिए हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, टेम्परेचर हमको डिक्रीज करना पड़ता है, जो कि हमारे वाटर साइकिल का भी पार्ट होता है। जो वेपर ऊपर जाता है तो कम टेम्परेचर में वेपर टू लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में वो एटमॉस्फेयर में रहता है क्लाउड के रूप में। ठीक है, तो कंडेंसेशन के लिए वेपर टू लिक्विड में चेंज होने के लिए टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है। ये सब जो भी स्टेट्स हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होता है, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। इस तरह से क्या हो जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन में क्या हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या गैस में डायरेक्टली सॉलिड में, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अब इसमें ये चीज आता है कि कैसे कैसे सब होता है। अब हम लोग सॉलिड को जब हम लोग हीट देते हैं, कोई भी सॉलिड है उसको हम लोग जब अगर हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने पर जो होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो भी है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो जब उसको हम हीट देंगे तो हीट देने की वजह से क्या हो जाता है, वो उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक करता है। वो ब्रेक करेगा तो पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। पार्टिकल्स जो होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड जब हो जाएगा तो वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे जाएगा। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया। तो जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा सॉलिड से ज्यादा किस में होता है, लिक्विड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम किस में होता है, लिक्विड में। इसीलिए सॉलिड को हीट देने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर फर्दर अगर हम फिर इसको लिक्विड को अगर हम जब हीट जब देंगे तो ये फिर चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है, लिक्विड में क्या हो गया है, सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज हुआ तो पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, जब उसको हीट देंगे तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और वीक होगा, और कमजोर हो जाएगा। पार्टिकल्स का और भी ज्यादा एक्साइटेड वो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जो भी पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे से और अवे जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो पार्टिकल्स अब इतनी दूरी पे चला जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उसका मैक्सिमम हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, मिनिमम, लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये होता है, व्हाई सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन वी सप्लाई हीट टू इट।
या फिर वाई लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस व्हेन वी सप्लाई हीट टू इट। तो हीट सप्लाई करने से वही होगा, हीट जैसे ही सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो वीक होगा, उसकी वजह से पार्टिकल्स एक्साइटेड होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, तो पार्टिकल्स का एक दूसरे से अवे जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होगा। सेम इसका जस्ट उल्टा हम आता है, जब इसका उल्टा जब हम आते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब घट जाएगी तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएगा, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएगा, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटने लगेगा। तो गैस है, गैस का अगर हम टेम्परेचर अगर घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो गैस का टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस में पार्टिकल्स दूरी पे है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो वो पार्टिकल्स पास आना शुरू हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, वैसे केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटने लगेगा, तो वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और घटेगी और पार्टिकल्स पास आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटने लगेगा, तो वो फाइनली वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और या फिर गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होता है जब हम टेम्परेचर घटाते हैं, तो ये क्यों होता है, ये ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, ये अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये तो फैक्टर है टेम्परेचर से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर में क्या है कि प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर जैसे कि किसी भी गैस को हमको लिक्विफाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किसी भी गैस को लिक्विफाई अगर करना है तो हमको, अगर गैस को हम लिक्विफाई करना चाहते हैं तो वैसे केस में हमको दो काम करना होगा। एक तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, टेम्परेचर को हमको घटाना होगा, और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई प्रेशर। तो ये दो काम जो होता है वो करना पड़ता है। तो गैस को लिक्विड में अगर हमको चेंज करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो जस्ट अभी डिस्कस किए कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घटती है, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, पार्टिकल्स जो होता है वो एक दूसरे के पास आता है, तो वैसे केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटता है, तो वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स दूरी पे है, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करने पर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस में पार्टिकल्स दूरी पे है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटेगा। तो ये दोनों काम अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें या फिर प्रेशर अप्लाई करें, दोनों से काम वही होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटेगा, जिसकी वजह से वो गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। इस तरह से कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है ये हम लोग बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद आता है कि जैसे कि एक होता है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ये ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। इस ड्राई आइस को जो है वो हम लोगों को बहुत हाई प्रेशर में इसको हमको रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों इसको हाई प्रेशर में हमको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको हम हाई प्रेशर में नहीं रखेंगे, ये सॉलिड CO2 सॉलिड स्टेट में, तो अगर हाई प्रेशर में अगर इसको हम लोग नहीं रखेंगे, अगर प्रेशर नहीं कम होगा तो वैसे केस में ये सॉलिड CO2 जो है ड्राई आइस है, ये सबलाइन कर जाएगा, ठीक है। सबलाइन कर जाएगा मतलब ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड CO2 को सिंपली अगर ऐसे हम फ्री स्टेट में जब इसको लाते हैं तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, ये सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको सॉलिड CO2 उसको सॉलिड स्टेट में ही रखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको अंडर हाई प्रेशर रखना पड़ता है। हाई प्रेशर में रहेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम क्लोज रहेगा, तो क्लोज रहेगा तो वो सॉलिड स्टेट में बना रहेगा, अदरवाइज वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, सबलाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये सॉलिडिफिकेशन सब्लिमेशन का ये एग्जांपल होता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग बाथरूम वगैरह में भी हम लोग ओडोनिल जो यूज करते हैं उसमें भी जो होता है वो क्या होता है, वो जो उसका बार जो होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका फ्रेग्रेंस जो होता है वो पूरे बाथरूम में फैलता है,
ठीक है, तो वहां पे भी सब्लिमेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट स्टेट्स का जो चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज होता है, इसको हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज है, लैटेंट हीट क्या होता है। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 केजी उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका 1 केजी, 1 केजी सॉलिड हो, 1 केजी लिक्विड हो, 1 केजी गैस हो, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 केजी ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज लैटेंट हीट, जिसका ऐसा यूनिट होता है वो जूल पर केजी या फिर किलो जूल पर केजी में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लैटेंट हीट का मतलब यही होता है। अब ये लैटेंट हीट भी जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। ये दो होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और 1 केजी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसको हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये लैटेंट हीट ये दो तरह का होता है। अब उसके बाद इसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक स्टेट से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि होता है इसमें कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या, जैसे कि मान लो अगर सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, उस टाइम में क्या हो जाता है, उस टाइम में जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, आखिर जो हम हीट जो दे रहे हैं सॉलिड को, जब हम हीट जब देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जा कहां रहा है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहता है और वाटर भी रहता है, तो जिस टाइम में आइस वाटर में चेंज हो रहा है उस टाइम में टेम्परेचर वही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। वैसे ही 100 डिग्री पे वाटर जो होता है वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पे जब हम हीट जब दे रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 100 डिग्री का 100 डिग्री ही रहेगा। तो जो हम हीट दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस टाइम में चेंज ऑफ स्टेट होता है उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम सॉलिड को जब हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, जब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है उस टाइम में जो भी हीट सप्लाई हम करते हैं वो यूज हो जाता है सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक करने में, ठीक है। तो जो भी हीट हम दे रहे हैं वो यूज हो जा रहा है किसमें, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में, उसको ओवरकम करने में, जिसकी वजह से बहुत सारा हीट उसमें जब यूज हो जा रहा है तो इसलिए टेम्परेचर उस टाइम में नहीं बढ़ पाता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ द स्टेट ऑल द सप्लाइड हीट gets used in overcoming the force of attraction between the ऑब्जेक्ट। जो भी उसी तरह से लिक्विड भी जब वेपर में जब चेंज होगा उस टाइम में जो भी हीट हम जब दे रहे हैं वो सारा का सारा हीट कहां यूज हो जाएगा, लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में, उसको ब्रेक करने में, ठीक है। ऐसे इसको हम जनरल लाइफ से जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो हीट का मेन काम क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं वो टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम में चेंज ऑफ स्टेट होता है, जिस टाइम में चेंज ऑफ स्टेट होता है उस टाइम वो टेम्परेचर राइज का काम बंद कर देगा। इसको अपने सोशल लाइफ से जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है उसका जैसे कि मेन काम जो है वो जैसे कि स्टडी है, करियर पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन जब उसका ध्यान जो होगा वो सोशल साइट्स वगैरह पे, गेम वगैरह पे अगर चला गया, ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, वो ये वाला काम रुक जाएगा, करियर पे फोकस बंद हो जाएगा और ये काम, इस पर जब ध्यान जाने लगेगा तो ये वाला काम रुक जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, हीट का मेन काम यही है, लेकिन जब ये काम वो करने लगेगा तो इसमें सारा इसी में यूज होने लगेगा ये, ठीक है, टेम्परेचर राइज वाला काम बंद हो जाता है, वही चीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका होता है, जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं।
वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अच्छे से ना समझ में आए कि जिस टाइम में चेंज ऑफ स्टेट होता है उस टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं। तो यहां तक जो है हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद का जो व्यू होगा टॉपिक्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।